नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अपना पहला बजट लेखानुदान 2024-25 राजस्थान विधानसभा में पेश किया। लोकसभा चुनाव से पहले सभी वर्गों को बजट में राहत देने की कोशिश की गई। वित्त मंत्री के रूप में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बेरोजगार युवाओं के लिए सबसे बड़ी घोषणा की है। सरकार ने इस साल 70,000 नई भर्तियां करने, भर्ती परीक्षाओं के लिए वार्षिक भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी करने की घोषणा की। सभी संभाग मुख्यालयों पर युवा साथी केंद्र खोलेंगे। इसके लिए 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रत्येक संभाग में रोजगार मेले लगाए जाएंगे। उच्च शिक्षण संस्थाओं में कैंपस प्लेसमेंट और स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। आम लोगों के लिए घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में चीनी और गुड़ पर कोई मंडी टैक्स नहीं लगेगा। भूमि कर समाप्ति की भी घोषणा की। इससे जमीन सस्ती होगी और चीनी गुड़ के दाम भी घटेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 150 रुपए प्रति महीने की बढ़ोतरी की है। इसे 1,000 रुपए प्रति माह की जगह 1,150 रुपए प्रति महीने किया गया है। श्रमिक मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू होगी, जिसमें 60 से 70 रुपए 100 रुपए तक महीना प्रीमियम जमा कराने पर 60 साल की उम्र होने पर 2,000 रुपए महीना पेंशन मिलेगी। वरिष्ठ नागरिकों, बुजुर्गों को राजस्थान रोडवेज बसों के किराए में छूट का दायरा 30% से बढ़ाकर 50% करने की भी घोषणा की गई है। किसानों के लिए सरकार गोपाल क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरू करेगी। इसमें 5 लाख गौपालकों को 1-1 लाख रुपए ब्याज मुक्त शॉर्ट टर्म लोन दिया जाएगा। गर्भवती महिलाओं को प्रसव पर अब 6500 रुपए मिलेंगे और लाडो प्रोत्साहन योजना में गरीब परिवार में बेटी होने पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड भी दिया जाएगा। ये तमाम बड़ी घोषणाएं इस बजट के अंदर की। हालांकि लेखानुदान ये बजट रहा, लेकिन इसमें बड़े ऐलान भी किए गए हैं और इसको लेकर के हालांकि विपक्ष लगातार सवाल भी खड़े कर रहा है। राजस्थान के लिहाज से ईआरसीपी परियोजना को लेकर के जिक्र होना यह अपने आप पे बड़ी बात है। वहीं स्वावलंबन योजना को लेकर के भी जिक्र है। गांव के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर के काम किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें सोलर पैनल लगाने की बात है। इसके जरिए उन परिवारों को इसमें मुफ्त बिजली भी मिल सकेगी और इसी को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। वहीं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने लेखानुदान बजट सदन में पेश करते हुए कहा कि अंतिम छोर के शख्स के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश है। वहीं पिछली सरकार पर निशाना साधा। दिया कुमारी ने कहा कि पिछली सरकार की वजह से कर्ज ज्यादा बढ़ा। पिछली सरकार के कार्यकाल में लिए गए 2,24,392 करोड़ रुपए के ऋण में से मात्र 93,577 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया गया। इससे स्पष्ट है कि गत सरकार द्वारा लगभग 60% ऋण का उपयोग गैर पूंजीगत राजस्व व्यय हेतु किया गया, अर्थात प्रदेश के दीर्घकालीन विकास व अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। मैं माननीय सदन को यह भी आश्वस्त करना चाहूंगी कि राजस्थान को विकसित, समृद्ध, सशक्त एवं खुशहाल प्रदेश बनाने के लिए किसी भी प्रकार के संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार है राजस्थान में। सम्मानित सदन को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कथन याद दिलाना चाहूंगी। पहले कहा जाता था कि इस देश के किसानों की एवं गरीबों की 3 आधारभूत आवश्यकताएं हैं: बिजली, पानी और सड़क। हमने इसमें 2 और चीजों को जोड़ दिया, शिक्षा और स्वास्थ्य। और इन 5 चीजों को प्राथमिकता दी जाए और उन्हें सर्वसुलभ किया जाए तो रोजगार अपने आप पैदा होगा और भावी पीढ़ियों के कल्याण के लिए मजबूत आधार का निर्माण होगा। इसलिए आज हिंदुस्तान के कोने कोने में एक ही मंत्र गूंज रहा है: सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पलटवार करते हुए कहा कि राजस्थान के वित्त मंत्री ने बजट पेश किया। लेखानुदान बजट में प्रदेश के लिए विजन की बजाय पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप ही दिखाई दिए। वित्त मंत्री ने कहा सदन के अंदर कि राजस्थान सरकार पर कर्ज 2 लाख करोड़ बढ़ गया। पर मैं उनकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि भारत सरकार पर यूपीए सरकार के समय 2014 तक 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, जो 2023 तक 106 लाख करोड़ रुपए बढ़कर 161 लाख करोड़ रुपए हो गया।
मुख्यमंत्री के इस ट्वीट के बाद एक और बयान भी आपको दिखाते हैं। दरअसल नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है वो राजस्थान की जनता के साथ धोखा और छलावा है। ना लेखानुदान है ना बजट है। पेश लेखानुदान करना था, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए तड़का डालने के लिए कुछ घोषणा की। आज वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वो राजस्थान की जनता के साथ धोखा है, छलावा है, न लेखानुदान है न बजट है। पेश लेखानुदान करना था, लेकिन लोकसभा चुनावों को देखते हुए कुछ उसके अंदर तड़का डालने के लिए कुछ घोषणाएं की। मैं ये कहना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा, ये लोग कह रहे थे राज में आते ही डीजल पेट्रोल के ऊपर जो सेस है उसको हम हटाएंगे, लेकिन इन लोगों ने नहीं हटाया। जिसके लिए उम्मीद कर रहे थे, सब लोग बड़ी उम्मीद कर रहे थे कि आज डीजल पेट्रोल पे जो सेस वेट जो लगा हुआ है उसको सरकार कम करेगी, लेकिन उसको कम नहीं किया। केजी से पीजी तक की शिक्षा फ्री करने की बात कर रहे हैं। बजट के अंदर क्या प्रावधान किया है? 1 रुपए का प्रावधान है क्या? वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने लेखानुदान बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारे समय में जो भी बजट घोषणाएं की गई सिर्फ उन्हीं को दोहरा दिया गया है। हमारे समय में जो भी घोषणाएं की गई हैं या जो भी बजट में घोषणाएं की गई उन्हीं की पुनरावृत्ति की गई है। आप ये समझिए, हमारी कमियां बता रहे थे। जो फाइनेंस सेक्रेटरी हमारे यहाँ बजट बनाते थे, जो टीम हमारे यहाँ बजट बना रही थी, वही टीम, एक भी बाबू भी कम नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, वही आदमी इनके बजट बना रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमसे बेहतर इनका बजट कैसे हो सकता है। कतई नहीं हो सकता है। केवल खाना पूर्ति की गई है, सदन से पास करा के पैसे लिए गए जिससे लोगों की तनख्वाह चुका सकें। मैं समझता हूं कि आज इनको ये क्लियर करना चाहिए था कि हमारी काम करने की, डेवलपमेंट करने की ये गति बढ़ेगी और हम इस तरीके से काम करेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट बंद पड़े हैं और अकेले 3 जिलों में शेखावाटी में 1900 करोड़ रुपए के जो है प्रोजेक्ट बंद कर दिए गए हैं। तो मैं समझता हूं कि ये केवल खाना पूर्ति की गई है, इनका कोई विजन नहीं है। और आपसी अंतरकलह और ये सब बातें वो कर रहे थे, ये तो झलक ही रही थी। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार भी हाँ नहीं कहा, एक बार मेज ने तपतपाई और वो कह रही थी कि महिला वित्त मंत्री से आपको क्या तकलीफ हो सकती है। हमें तो महिला पूर्व उप मुख्यमंत्री से भी कोई तकलीफ नहीं थी, उनको बना देते, हमें कहाँ तकलीफ आ रही थी। आपने नहीं बनाया तो आप महिलाओं की बातें करो या इस तरीके की बातें करो, इसमें कोई दम नहीं है। बात यही है कि न महंगाई कम करने का विजन है, न इनकी बच्चों को रोजगार देने का कोई विजन है, न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का कोई विजन है। ये चिकित्सा की बात कर रहे हैं। हमारी सरकार के समय हिंदुस्तान में राजस्थान पहला स्टेट है जो नंबर 1 है हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर में। उसकी बात नहीं करेंगे और कोई विजन इन्होंने बता दीजिए कि लोगों की पीड़ित मानवता की सेवा करने के लिए इन्होंने अगर अंतरिम बजट में कोई अपना विजन दिया हो तो मुझे बता दीजिए। तो ऐसे में इस बजट केवल कागजों में आंकड़ों का मायाजाल है और ये कहीं भी किसी भी प्रदेश की, हमारे प्रदेश की कोई जो डेवलपमेंट में ये किसी तरीके से मदद नहीं करता है। तो इस दौरान विधानसभा के अंदर लेखानुदान बजट पेश किया गया और बजट को लेकर के लगातार विपक्ष की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी हमने आपको दिखाई हैं। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो ट्वीट था वो भी हमने आपको दिखाया। साथ ही साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस बजट को ढकोसला बताया है और उन्होंने कहा कि ये बजट पूरी तरीके से, क्योंकि पिछली जो सरकार की घोषणाएं थी सिर्फ उनकी ही पुनरावृत्ति है। टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष को भी आपने सुना। हर किसी नेता की तरफ से, विपक्षी नेता ने इस बजट को लेकर के सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बजट के अंदर नया कुछ नहीं है, सिर्फ चुनाव सिर पर है लोकसभा का, इसीलिए इस बजट के अंदर कुछ तड़का लगा दिया गया है। अब आपको जरा ग्राफिक्स दिखाते हैं। इसमें आपको ये दिखाते हैं, ये बताने की कोशिश करते हैं कि युवाओं रोजगार के लिए आखिर क्या किया गया है। तो राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अपना पहला बजट लेखानुदान 2024-25 राजस्थान विधानसभा में पेश किया, जिसे सीएम भजनलाल का विजन और पीएम मोदी की गारंटी के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि सभी वर्गों को बजट में राहत देने की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री के रूप में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बेरोजगार युवाओं के लिए सबसे बड़ी घोषणा की है।
और उन्होंने कहा कि इस साल में 70,000 नई भर्तियां की जाएंगी, इस बात की घोषणा की है। संभाग मुख्यालयों पर युवा साथी केंद्र स्थापित किए जाएंगे और इसके लिए 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं हर एक संभाग में रोजगार मेले लगाए जाएंगे। उच्च शिक्षण संस्थानों में कैंपस प्लेसमेंट और स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। भर्ती परीक्षाओं के लिए आरपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग जैसी एजेंसियां वार्षिक भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी करेंगी। यानी कि अब पहले से छात्रों को यह जानकारी मिल सकेगी कि आखिर उनकी परीक्षा कब होनी है और इसके लिए बाकायदा उनके पास पूरी तैयारी का समय रहेगा। वहीं भजनलाल सरकार ने 20,000 लोक कलाकारों को ट्रेनिंग देकर रोजगार योग्य बनाने की भी बड़ी घोषणा की है। तो युवाओं और रोजगार के लिए क्या किया गया वो हमने आपको दिखाया है, लेकिन भजनलाल सरकार के लेखानुदान में आम आदमी का भी ध्यान रखा गया है। आम लोगों के लिए घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में चीनी और गुड़ पर कोई भी मंडी टैक्स नहीं लगेगा। उन्होंने भूमि कर यानी कि लैंड टैक्स को खत्म करने की भी घोषणा की है और इससे प्रदेश में जमीन सस्ती होगी और चीनी गुड़ के दाम भी घट सकेंगे। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में भी 150 रुपए प्रति महीने की बढ़ोतरी की है। 1,000 रुपए प्रति महीने के स्थान पर अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1150 रुपए हर महीने दी जाएगी। इसके लिए 1800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त से जो वित्तीय प्रावधान है वो प्रस्तावित किया गया है। तो यानी कि बहुत सारे ऐसे कदम हैं। अब आपको यह भी बता देते हैं कि श्रमिक और मजदूरों के लिए क्या इसमें विजन है। तो श्रमिक मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की है। अब इस योजना के तहत 60 से 100 रुपए महीना प्रीमियम जमा कराने पर 60 साल की उम्र होने पर 2,000 रुपए महीना पेंशन आपको मिल सकेगी। योजना के लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। राज्य के कर्मचारियों को डीपीसी में 2 साल की छूट मिलेगी। सभी मानदेय जो कर्मी हैं, आशा सहयोगी हैं, इन सभी के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी करने की घोषणा है। अंतरिम बजट लेखानुदान में वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरू की जाएगी, जिससे 5 लाख गौपालकों को कर्ज दिया जा सकेगा। अब ये किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए एक बड़ी घोषणा यहां पर की गई है। और चलिए इन तमाम चीजों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। रोजगार को लेकर के अगर बात की है, मजदूर, कर्मचारी वर्ग और किसानों के लिए अगर बात की है, तो क्या वाकई में इससे हर एक वर्ग के लिए जो घोषणाएं की हैं उनका इस पर क्या कहना है, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। इस बीच हमारे साथ अशोक चौधरी जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के। बहुत स्वागत है अशोक जी आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं, बहुत सारे बड़े वादे किए गए हैं और उन वादों को कब तक सरकार पूरा करेगी, इस बात को लेकर के सवाल विपक्ष बार बार उठा रहा है। विपक्ष ने तो बहुत सारे सवाल उठाए हैं, लेकिन आपको जो उम्मीदें थी इस सरकार के बजट से, क्या आपको लगता है कि वो उम्मीदें पूरी हुई हैं? नहीं सर, इसके अंदर बजट के अंदर मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी युवाओं के लिए, हमारी एक बहुत पुरानी मांग थी कि जो आरपीएससी और जो कर्मचारी चयन बोर्ड है आरएसएसबी, हम ये चाह रहे थे कि उनका भर्ती कैलेंडर यूपीएससी की तर्ज पे जारी हो। जैसे यूपीएससी जारी करती है कि इस डेट को विज्ञप्ति जारी होगी, इस डेट को फॉर्म ओपन होंगे, यहाँ क्लोज होंगे, इस डेट को परिणाम आएगा, इस डेट को ज्वाइनिंग आदेश होंगे, इस डेट तक ज्वाइनिंग हो जाएंगी। तो उस आधार पे जो आज माननीय वित्त मंत्री जी ने, दिया कुमारी जी ने जो आज घोषणा की है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया कुमारी जी का और पूरी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी का। हम इसके लिए बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये हमारी बहुत पुरानी मांग, काफी सालों से मांग थी। जब भी हम मीडिया के माध्यम से और जब भी सरकार से मिलते हैं, मांग करते थे कि आप इसकी यूपीएससी तर्ज पे जारी करो। ये बहुत अच्छी था। दूसरा, जो आज 70,000 पदों पे घोषणा की है, ये स्वागत योग्य है, क्योंकि ये लेखानुदान बजट है जो कि 4 महीने के लिए आया है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि इन्होंने जो 70,000 घोषणाएं की है भर्तियों की, हम ये चाह रहे हैं कि जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसा नहीं हो कि आपने खाली घोषणा कर दी हो और लोकसभा चुनाव तक आप इनको ना तो इन भर्तियों का वर्गीकरण कर पाओ और ना ही इनकी विज्ञप्ति जारी करा पाओ। तो हमारी मांग है कि आपने 70,000 पदों में घोषणा की है, बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य आपका काम है, क्योंकि 4 महीने का जो आपने शॉर्ट टर्म जो बजट लेके आए हो। लेकिन ऐसा ना हो कि आप लोकसभा तक चले जाए। हम चाह रहे हैं कि इसका जल्द से जल्द फरवरी के अंदर ही आप इनका भर्तियों का वर्गीकरण कर दें और ताकि इनको लोकसभा आचार संहिता लगने से पहले इनकी विज्ञप्ति जारी करवा दें। तो इससे क्या होगा, युवाओं में एक आशा जगेगी कि हाँ, जिन मुद्दों पे सरकार आई है, हमारे जिन मुद्दों को लेके, बेरोजगार युवाओं को मुद्दों को लेके सरकार आई है, उनके ऊपर आशानुरूप और सकारात्मक रूप दिखाते हुए सरकार काम करेगी। तो इससे युवाओं की आस जगेगी। क्योंकि अगर ऐसा हो गया कि सरकार ने घोषणा कर दी और 1 महीने बाद आता है, क्योंकि मार्च के फर्स्ट वीक में, जहां तक मेरा अंदाज है, पहले जब
पिछली बार शायद 10 मार्च के आसपास आचार संहिता लगी थी, तो दोबारा ऐसा लगे कि 10 मार्च के आचार संहिता लग जाए और ये भर्तियां जैसी हैं वो घोषणा हो जाए। क्योंकि साहब लास्ट ईयर जो बजट आया था गहलोत साहब का, उसमें भी 1 लाख पदों में घोषणा की थी, हाँ, लेकिन वो धरातल पे नहीं उतरी। घोषणा होना यानी अलग कि बात घोषणा है, होना अलग बात है और जमीन पर उस धरातल पे योजना उतरना का अलग उतरना बात। वो बड़ी जमीन- बात है। अच्छा, इसमें संभाग मुख्यालयों पर युवा साथी केंद्र स्थापित करने की बात भी की गई है। आपको लगता है कि इन सभी कदमों से युवाओं को खास करके ज्यादा फायदा मिलेगा? नहीं, अच्छी पहल है। देखो युवाओं के लिए जो भी चीजें सरकार पॉजिटिव सोच रही है वो कर रही है। युवा केंद्र है, लोगों को रुझान जुड़ेंगे, चीजें मिलेंगी, हाँ। जो जो उनको जानकारियां मिलेंगी उससे उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे, वो अच्छी पहल है युवाओं के लिए। जो देखो सरकार जब अच्छा, भी पहले सर भी जॉब अच्छे फेयर काम लगे थे, रोजगार मेले हाँ, पहले भी जॉब- लगे थे और पिछली सरकार ने भी लास्ट चुनाव से पहले तक खूब रोजगार मेले लगाए गए और दोनों गहलोत में- सरकार ने उसको बड़ा दावा भी किया था कि इसके जरिए बहुत हद तक रोजगार मिल रहा है। लेकिन इस सरकार में भी संभाग स्तर पर रोजगार मेले लगाने की बात की जा रही है। आपको लग रहा है कि इसमें अंतर है कुछ? नहीं, अंतर तो क्या है, अंतर सिर्फ ये ना हो कि जैसे सरकार ने लास्ट से कांग्रेस ने चुनाव के टाइम पे ऐसा किया था और अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि इस बार 25 लाख नया युवा वोटर जुड़ा था और उन्हीं की, और जो वोट परसेंटेज आप देखोगे बीजेपी का बढ़ा है वो युवाओं का बढ़ा है। तो वो जो सोच थी युवाओं के प्रति कि हाँ भाई सरकार ने वादे किए थे, 2.5 लाख भर्तियों की वादे घोषणा की थी और पहले बजट में वो देखने को मिला है। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि जो यूपीएससी की तर्ज पे आरपीएससी का और आरएसएसबी का जो उन्होंने कैलेंडर जारी करने की जो घोषणा की, बहुत ही स्वागत योग्य है। ठीक है, उसी तर्ज पे ये इस लोकसभा चुनाव से पहले की घोषणा कर दें ताकि ये चीजें लगे। दूसरी हमारी 1-2 मांग और थी जिसके अंदर हम ऐड करें कि एक तो रीट भर्ती थी, जैसे हर साल रीट पात्रता एग्जाम होती थी, क्योंकि लगभग शिक्षा विभाग में 1.29 1,29,000 के करीब पद खाली पड़े हैं अभी भी। 48,000 पदों की भर्ती कांग्रेस यानी टाइम कि- की थी। हाँ बिल्कुल, यानी कि अब जा रहे ये हैं कि- कुछ चीजें हैं जो सिर्फ कागजों तक सिमट करके ना रह जाएं, जमीन पर उसका असर दिखाई दे, युवाओं को इसका लाभ मिले। जिस मकसद के साथ इन योजनाओं को लाया जा रहा है उसका लाभ उन लोगों तक पहुंचे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि घोषणाएं होना अलग बात होती है, जमीन पर काम अगर उसका दिखता है तो उसका प्रभाव अलग ही नजर आता है। लेकिन इस बीच हमारे साथ किसान नेता रामपाल जाट जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है रामपाल जाट जी आपका। किसानों को लेकर के भी बड़े वादे किए गए हैं, बड़ी घोषणाएं की गई हैं। गोपाल क्रेडिट कार्ड जिसका सबसे ज्यादा इसमें जिक्र हो रहा है, इस स्कीम को लेकर के, इस योजना को लेकर के आपको लग रहा है कि ये बड़ा गेम चेंजर टाइप, या किसानों के लिए बहुत हद तक, खास करके पशुपालकों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगी योजना? शुभेंद्र सिंह बघेल जी, इन योजनाओं को जिस ढंग से प्रस्तुतिकरण किया जाता है, पहली बात तो धरातल पर उस ढंग की वो उतरती नहीं खरी। दूसरी बात यदि उतर भी जाए तो भी उनका प्रभाव और परिणाम उस ढंग का नहीं आएगा कि इसके कारण से कोई किसानों की तकदीर बदल जाए। ये तो रूटीन के काम है, तो इसको भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बता रहे हैं। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बताकर रूटीन का काम कर रहे हैं। और ये गोपालन की जो योजना है ये तो पहले भी थी। ये जो कार्ड दिया इन्होंने, क्रेडिट कार्ड गोपालन का, है ना, पहले किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया, अब इनको क्रेडिट कार्ड दिया तो 1 लाख रुपए तक ऋण देंगे। हम कहते हैं किसानों को ऋण मुक्त बनाना है, तो ऋण मुक्त किसान इस थीम पे इनको चलना चाहिए। और ऋण मुक्त किसान के लिए जरूरी है, नहीं, उनका ये कहना है कि जो छोटे किसान हैं, मझोले जो किसान हैं, उनके लिए ये स्कीम होगी ताकि 1 लाख रुपए तक का, अगर उनको बीज खरीदना है या कोई भी और खेती से जुड़ा हुआ सामान खरीदना है तो उसमें 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त जो ऋण है वो ले सकते हैं। निश्चित रूप से बघेल साहब ये सही बात है, लेकिन हमारे पूरे देश में भी जो छोटे किसान है, लघु और सीमांत है, और वो उनकी जो संख्या वो तो 86% है, तो हमारी संख्या उनकी है। अब बड़े किसान वो तो रह ही नहीं गए, कहीं कहीं कोई मिल जाएंगे। 0.01% जिनकी 10 बीघा से ज्यादा, 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है, बाकी सब तो 2.25 हेक्टेयर वाले। तो 2.25 हेक्टेयर वाले सभी किसान हैं, इसलिए उसमें कैसे अलग से छट्टी करेंगे, वो तो सब एक जैसे ही हैं। दूसरी बात, ऐसी योजना के बाद हम तो ये चाहते हैं कि आप हमें ऋण मत दो, आप हमें अनुदान मत दो। न हमको आपके अनुदान की जरूरत है, न आपके ऋण की जरूरत है। आप हमारा दूध का पैसा दो ना, आप हमारा अनाज का पैसा दो ना, उसका मूल्य दो ना, तो हम सक्षम बने स्वयं। तो इसमें आप क्या चाहते थे? मतलब बजट के अंदर क्या और चीजें ऐसी जोड़नी चाहिए थी जो कि किसान को ऋण ना दे करके बल्कि उनको सशक्त कर देते?
हम दो चीज कह रहे हैं, हाँ। खेत को पानी मिल जाए, फसल को दाम मिल जाए, फसल में दूध भी इंक्लूड है। यदि दो चीज हो जाए ठीक है। तो किसान ऋण लेगा नहीं, ऋण देने वाला बन जाएगा शुभेंद्र जी। तो किसान ऋण देने वाला बने, वो होगी आदर्श स्थिति। उस और तो चलना ही नहीं चाहते। ये तो हमेशा हमको उलझा रखना चाहता है, आपको अनुदान दे दिया, आपको दान दे दिया, आपको तोहफा दे दिया, आपको सौगात दे दिया। मैं कह रहा हूं, न तुम्हारे सौगात की जरूरत हमको, न तुम्हारे तोहफा की जरूरत हमको, न तुम्हारी कृपा की जरूरत। हम तो चाहते हैं हम सक्षम बने। इसके लिए आप पानी का प्रबंध करो। जैसे राजस्थान में ईआरसीबी योजना है, राजस्थान की जीवन रेखा है, इन्होंने उसका चर्चा तो की और कितना खर्चा बढ़ गया ये भी कहा, लेकिन उसके बजट आवंटन नहीं किया। अब क्या करें इनका? इसी ढंग से जब हम फसल के दाम की बात करते हैं शुभेंद्र जी, हम दो बात कहते हैं। जब फसल खराब हो जाए प्राकृतिक आपदा के कारण से, तो आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाई हुई है, आपने आपदा राहत कोष बनाया हुआ है। तो जिस किसान का जितना नुकसान हो जाए उतनी उसी मात्रा में उसकी भरपाई करो ना। ये सब नियम बनाओ ना। ये नियम नहीं बनाते, ये प्रीमियम लेंगे, क्लेम नहीं देते। इसलिए ये हमारा लूट के लिए तो हमको इन्होंने मान रखा है कच्चा माल, और जब देने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। इसलिए हमारी जो इकोनॉमी किसानों की, एक तो ये फसल की जो खराब हो जाए उसका जो दाम है वो पूरा मिल जाए, और उसके लिए अच्छा, चीनी गुड़ से मंडी टैक्स हटाने से आपको लगता है कि इसका कोई प्रभाव रहेगा? हालांकि दाम कम हो जाएंगे, लेकिन इससे किसानों की जो आमद रहती है उसमें इसका कोई असर रहेगा क्या? ये जो मंडी टैक्स है ना, टैक्स तो कहना गलत है, लेकिन मंडी शुल्क है, मंडी फीस। हाँ। तो मंडी जो फीस है ये 1.5%, 2% ज्यादा है पंजाब में, हरियाणा में। राजस्थान में तो 2 से ज्यादा ही नहीं है। इसलिए जब ऐसी चीज ही नहीं है उसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ये हटा भी दे तो भी फर्क नहीं पड़े, और रहेंगे तो भी फर्क नहीं पड़े। और ये सारा जो खर्च है ये तो सुविधाओं के बदले लिए जाने वाले फीस है। अच्छा, यानी कि आप जो मुख्य बातें हैं, आपने जो दो बात बताई हैं कि एक तो खेतों को पानी मिले और दूसरा फसलों का सही दाम मिले, अगर इसका कहीं कोई जिक्र होता तो उससे किसानों को लगेगा कि वाकई में उनके लिए कुछ किया है। हालांकि ईआरसीपी परियोजना को लेकर के ज़रूर कहा जा रहा है कि एमओयू साइन हुआ और उसके बाद अब कमेटी के जरिए तेज़ी के साथ काम आगे बढ़ रहा है, लेकिन कितना जल्दी होगा इस बात को लेकर के किसानों के मन में सवाल भी है। मैं ज़रा जल्दी से अशोक जी से एक रिएक्शन ले लेता हूँ। अशोक जी, युवाओं के लिए और क्या होने की संभावना है? आपको लगता है कि कुछ इसमें और सुधार, या अगला जो सरकार का बजट होगा तो उसमें क्या उम्मीद है? सर, हमें उम्मीदें ये हैं कि एक तो जो प्री पार्टी चलती आती है कि जैसे कांग्रेस समय की भर्तियां थी, अब बीजेपी आ गई तो सरकार बदलते ही भर्तियां प्रोसेस रुक जाता है। आज राजस्थान के जयपुर के अंदर भी आज धरने चल रहे हैं। पिछले सीफू पे बैठे हैं चिकित्सा विभाग के अभ्यर्थी बैठे हैं, 20,546 के करीब पद है उनके। कांग्रेस सरकारी भर्तियां थी, लेकिन सरकार बनी है, अभी इतना टाइम हो गया, उनकी भर्तियां नहीं, वो आंदोलन बैठे। इधर L1 L2 रीट के अभ्यर्थी बैठे हैं, उनकी क्या नाम है लगभग 11,000 के आसपास पोस्टें खाली पड़ी हैं, लेकिन सरकार ढंग से मजबूती, कोर्ट में मामला है, पैरवी करवा के हटा दी। साथ में हमारी दो प्रमुख मांगे थी, टिप मांगे। एक मांग तो हमारी पूरी होगी कि आरपीएससी की तर्ज, यूपीएससी तर्ज पे कैलेंडर जारी हो। दूसरा हम ये कह रहे थे कि एक भारी राज्यों कोटा की हमारी बहुत पुरानी मांगे हैं कि अदर स्टेट में हमारे राजस्थान के अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं रोका जाता है, चाहे वो भाषा के आधार पे हो, चाहे वो एजुकेशन के आधार पे हो, चाहे मूल निवास के आधार पे हो। जब राजस्थान के अभ्यर्थियों को या तो पूरे देश में एक लागू हो कि सभी कोई भी अभ्यर्थी कहीं भी फॉर्म भरे, सबके लिए कॉमन लागू, ठीक है। अगर जब हमारे राजस्थान के अभ्यर्थियों को हमको अगर अदर स्टेट रोका जाता है तो उनको भी यहाँ आने से रोका जाए, उनको भी यहाँ भी फिक्स किया जाए, बाहर राज्यों कोटा खत्म किया जाए, 90% स्थानीय नागरिकों को रोजगार मिले। साथ में सरकार आपका कहना यह है कि जिस तरीके से हरियाणा में किया गया है, अच्छा पहला ऐसे जो है ना हरियाणा में इस तरीके का किया गया था कि जो हरियाणा के लोग हैं उनको उसमें प्रायोरिटी दी जाती है, वो प्राइवेट सेक्टर की थी, वो प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर की बात, गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, उसमें से यूपी है, एमपी है, अभी एमपी में हो गया, आसाम है, बहुत से 22 स्टेट ऐसे हैं, पूरी लिस्ट हम कांग्रेस सरकार में जीते, लेकिन साथ में जो सरकार सबको गवर्नमेंट रोजगार नहीं दे सकती। लेकिन आपको नहीं लगता कि उसमें, हालांकि जब जिस भी स्टेट में ये पॉलिसीज लाई गई हैं, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, आपको नहीं लगता इससे थोड़ा सा पक्षपात या एक देश का जो सूत्र है वो कहीं से प्रभावित होगा? नहीं, मैंने सर क्या कहा आपको, मैं कह रहा हूं पूरे देश में एक नियम लागू हो कि कोई भी अभ्यर्थी कहीं भी नौकरी करे जाए, मैं लेकिन जब मेरे साथ में अगर पक्षपात हो रहा है, मेरे राज्य के अभ्यर्थियों के साथ पक्षपात हो रहा है, तो मैं उसका प्रतिनिधि होने नाते मेरा दायित्व बनता है कि जब सब आपने अगर नहीं लिया तो साथ में प्राइवेट सेक्टर में, जैसे हमने लास्ट कोविड के बाद में मांग उठाई थी कि साहब जो भी इंडस्ट्री एरिया है उसके अंदर 75% आप लोकल को रोजगार दो।
जमीन हमारी है, पानी हमारा है, लाइट हमारी यूज हो रही है, तो रोजगार हम दूसरों को क्यों देंगे? क्योंकि दूसरे भी नहीं ले रहे ना। हरियाणा उसको लागू किया, जब हरियाणा लागू कर सकता है, राजस्थान में क्या दिक्कत है? हाँ। मैं ही कह रहा हूं या तो पूरे देश में एक लागू कर दो, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम उसके साथ सहमत हैं। अगर अदर स्टेट में ये चीज अगर मेरे राजस्थान के अभ्यर्थियों रोका जा रहा है, ठीक तो है। और मेरी भी मांग राजस्थान है का अगर कि कोई राजस्थान वासी के अभ्यर्थियों अगर के साथ भी अगर न्याय होना हरियाणा में चाहिए। जाए या किसी और दूसरे प्रदेश में जाए, एक तो वहां पर एक- उनके साथ पक्षपात वो महसूस कर रहे हैं, जिस बात का आप जिक्र जी, कर रहे हैं। एक रास्ता, समय एक समय छोटा थोड़ा सा सा- कम है, एक- माफी के साथ रुक रहा हूँ 30 अशोक जी। 30 सेकंड का समय लूंगा। हाँ जी, बताइए, कि बताइए। लास्ट टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट ने कमेटी 27 दिसंबर को उन्होंने कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित कर दिया था हाँ कि किसी भी भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने के बाद में 6 महीने के अंदर अगर वेटिंग आ जाए तो आ जाएगी, डीओपी ने आदेश जारी किया, उसके बाद नहीं आएगी। ठीक है। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि जब आपने रूल बना दिया तो आप संबंधित विभाग को भी आदेश दो कि ज्वाइनिंग होने के बाद विद्यार्थियों की 1 से 2 महीने के अंदर इसमें उनकी देरी ना हो, waiting कम से list देरी ना हो। हाँ, अगर आपने ठीक है। अभ्यर्थियों के साथ ऐसा किया है तो आप विभाग को भी पाबंद करो, ताकि वो भी समय से जहां पर लापरवाही है वहां पर एक्शन भी हो। होना चाहिए, तभी इसमें ट्रांसपेरेंसी तभी आ पाएगी और काम तेजी से तभी हो पाएगा। खैर, बहुत शुक्रिया रामपाल जाट जी जुड़े और अशोक जी आप जुड़े, दोनों ने अपना कीमती समय दिया एनडीटीवी राजस्थान को। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। लेकिन राजस्थान के इस बजट को लेकर के मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लगातार विपक्ष भी इस बजट को लेकर के अपनी बात रख रहा है, लेकिन कई मायनों में ये बजट बड़ा खास रहा है।